हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 75 डेज महा मैराथन फॉर उत्तराखंड अल्टीमेट 2024 एग्जाम के डे नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी एन m by n order matrix, then a non-negative integer r is called rank of a matrix। एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है r को हम मैट्रिक्स A का रैंक बोलेंगे। इसमें दो कंडीशन है, उस दो कंडीशन को देखेंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर या सब मैट्रिक्स ऑफ A ऑफ ऑर्डर r विच इज नॉट जीरो, यानी कि कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर r हो और वो माइनर नॉन जीरो हो, तो उस r को हम क्या बोलेंगे? रैंक बोलेंगे। सेकंड, एवरी माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन r इज जीरो, यानी कि हर एक माइनर जो r से ग्रेटर होगा वो हमेशा जीरो होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे r। इसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स is the highest order of a non-zero minor of the matrix, यानी कि एक रैंक बोलेंगे मैट्रिक्स के जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा एक नॉन जीरो माइनर, यानी कि एक नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स होंगे जो हायर ऑर्डर के होंगे, तो वो नॉन जीरो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंक। सपोज हमने क्या किया, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, यह हो गया 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर इसको हमने ले लिया 2/2 का एक माइनर ले लिया। इस माइनर को देखेंगे तो ये नॉन जीरो है, यानी कि इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का है। लेकिन इससे हम ग्रेटर अगर कोई माइनर ले लेते हैं, पूरा लेते हैं, कि 2/2 से ग्रेटर कितना होगा? पूरा मैट्रिक्स। और पूरा का पूरा मैट्रिक्स को अगर हम माइनर के फॉर्म में लिखें, यानी कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो माइनर होते हैं वो नॉन जीरो आना चाहिए, तभी जाके रैंक बोलेंगे। तो अब ये 3/3 तो इसका रैंक होगा नहीं, ये यहाँ पर 2 ही इसका रैंक होगा, क्योंकि 2 से ग्रेटर कोई भी नॉन जीरो माइनर आ नहीं रहा है। समझ आ गया रैंक का कॉन्सेप्ट? अब जाता है कि रैंक को हम कैसे इजीली फाइंड करें। उसके लिए एक फॉर्म होता है एक्लोन फॉर्म, जिसके हेल्प से हम रैंक को फाइंड करेंगे। तो एक्लोन फॉर्म क्या होता है ये जानते हैं। A matrix A is said to be echelon form if every row of A which has all its entries 0 occurs below every row which has a non-zero entry. The first non-zero entry in each non-zero row is equal to 1. अब क्या बोला कि कोई भी एक नॉन जीरो एंट्री लेंगे इच रो के, ठीक है। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, यहाँ पर कुछ भी हो 2 3, यहाँ पर 0 1 2, तो ऐसा है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये 1 होगा, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 होना कोई जरूरी नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्ट आया है न्यू राइटेड का, वो बोलता है कि 1 आना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ 2 हो सकता है, लेकिन हम जनरली हम 1 में ही कन्वर्ट करके करेंगे। तो इससे इजीली क्या होता है, हम जब डिफरेंस करेंगे, यानी कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रोज को, तो ये इजीली हो जाता है कि हम प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन करें, तो हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये कोई भी जरूरी नहीं है कि 1 में। तीसरा, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज रो लेस देन द नंबर ऑफ जीरो इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। यानी कि हमारे जो रोज होंगे, रोज के नीचे जाते रहेंगे तो वो जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी उस रोज में, ठीक है। इसको सिंपली हम बोल सकते हैं द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में रैंक मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जो हम एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब उसमें देखेंगे कि कितने नॉन जीरो रोज है, यानी कि जिसके रोज में पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसको माइनस करेंगे और देखेंगे कि ये नॉन जीरो, कम से कम रोज में एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए तो हम बोलेंगे वो नॉन जीरो क्या है? रो है।
जितने भी नॉन जीरो रो होंगे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं इन एक्लोन फॉर्म। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो इजीली आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड द रैंक। तो देखो इसको एक्लोन फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। ये रैंक है हमारे पास, फाइंड करेंगे तो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 0 1 2। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे रो सेकंड में, तो आ जाएगा रो सेकंड में से हम क्या करेंगे, रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। तो आएगा हमारे पास 1 2 3, तो ये 0, ये आ जाएगा 2 टू द 4 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 6 और यहाँ पर 0 1 2, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यानी कि R2 को, यहाँ पर R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 1 2 3 0 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 1। अब क्या हो जाएगा कि ये वाला तो माइनस, अब यहाँ पर थर्ड रो यानी कि रो थर्ड को चेंज करेंगे, तो रो थर्ड में से रो सेकंड को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 और ये माइनस करेंगे 0 से 0 या 0, यहाँ पर 0 0। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट रो में नॉन जीरो है सब, सेकेंड रो में एक जीरो बढ़ गया, देखो यानी कि एक फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 आ गया, फिर ये 0 हो गया, अब फिर एक नॉन जीरो आ गया, उसके नीचे क्या हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अब इसमें नॉन जीरो कितना आ गया, ये फर्स्ट एक रो 2 रो, तो हमारे पास 2 नॉन जीरो रो आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, जब 2 नॉन जीरो रो आ गया तो हम इसका रैंक बोलेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है। तो इस मैट्रिक्स के जो रैंक हो जाएगा वो 2 होगा। अब एक चीज ध्यान देना, जो रो जब एक्लोन फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये, और ये यहाँ पर तो कोई नॉन जीरो है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिवोट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पिवोट। इसमें क्या हो जाएगा, पिवोट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें कितने पिवोट है, 2 पिवोट। जब 2 पिवोट है तो हमारे पास 2 रैंक हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास रैंक का कॉन्सेप्ट में हमारे पास हो गया कि रैंक क्या होता है, ये हमने जान लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला जो है हमारे पास टॉपिक वो है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। लेट A be any square matrix and X be non-zero column matrix of order n by n such that Ax equal to lambda x. It means that the product of A and X is just a scalar multiple of X. यानी कि हमने एक मैट्रिक्स A ले लिया, उस A में एक कॉलम मैट्रिक्स ले लिया नॉन जीरो, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर एक x तो आ जाएगा, यानी कि जो कॉलम मैट्रिक्स लिया वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ एक स्केलर नंबर आएगा जिसको हमने लैम्डा बोल दिया। जब ये स्केलर बोल दिया तो इसमें जो लैम्डा आया, उस लैम्डा को, जो स्केलर नंबर, उसको ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। और जो x जो लिया था हमने नॉन जीरो कॉलम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर्स, इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन द लैम्डा, इसका लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का और भी नाम होता है क्या, लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इस ए का जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, एंड करस्पॉन्ड टू द कॉलम मैट्रिक्स एक्स को हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान, हमने क्या किया, ax को a को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा आ गया, इसके मल्टीपल में x के, तो
तो इस लैम्डा को हमने क्या बोल दिया, आइगन वैल्यू, और एक्स को क्या बोल दिया हमने, आइगन वेक्टर। अब हमने जब ही इसको इधर चेंज किया है, लेफ्ट साइड में लेके आए लैम्डा एक्स को, तो हमने ये लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स तो क्या हमारे पास आइगन वेक्टर। अब खाली इतने को अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्स तो 0 हो नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पर जब ये a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ a। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ a। अब जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को, ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल इन लैम्डा। लैम्डा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है और एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अब इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। इतना हो गया। इसमें ऑर्डर कितना होगा इस पॉलिनोमियल का, एन ऑर्डर का होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आ गया। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, सपोज एक मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, 5 4 1 2, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, और एक कॉलम वेक्टर ले लिया, सपोज एक्स हमने ले लिया 4 1। हम ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, ये फाइंड करते हो, फाइंड करना सिखाएंगे कि हम ये आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट में हम यही सीखेंगे। तो देखो हमने कॉलम वेक्टर ले लिया, यानी कि आइगन वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 4 1 2 है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1। जब इसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20, और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 + 2, तो आ जाएगा हमारे पास 24 6। तो यहाँ से हम 6 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4 1, तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये क्या है x है। तो हमने क्या किया, a x किया तो हमारे पास 6x आ गया, तो ये 6 क्या हो जाएगा इसका आइगन वैल्यू। ठीक है, और x जो है, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। आया समझ में। अब इसको हमने जब ये ले लिया, अब कोई जरूरत नहीं यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे तो यही आएगा, ये हो नहीं सकता, तो यानी कि ये भी तो हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर को। तो हम देखो आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए आइगन वैल्यू को फाइंड करना जरूरी है। आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया तो इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। जिस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। अब इसका जो रूट्स होगा, एक इक्वेशन बनेगा और इसमें से रूट्स निकालेंगे, उस रूट्स को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो देखो ये तो फॉर्मूला है कि a माइनस लैम्डा ही करेंगे और उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन में से जो भी रूट्स आएगा उस रूट्स को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो इसको हम वर्किंग रूल में देखते हैं। If a is equal to 1 2 3 2, then find the eigen value and eigen vectors। ठीक है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या था, a माइनस लैम्डा ही करेंगे। ठीक है, a माइनस लैम्डा ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा 2 3 और 2 माइनस लैम्डा। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक डायगोनल में ही क्यों माइनस हो रहा है। आप सपोज देख लो, यहाँ पर मैं रफली बता देता हूँ, 1 2 3 2, ये किया लैम्डा आई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जब आई के साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 0 0 1। जब इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 2
और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये आ गया ना। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा, यही तो आएगा। तो यही हमने किया, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, इसको हमने इस फॉर्म में माइनस कर दिया, यानी कि डायगोनल से ही हम लैम्डा को घटाएंगे। सिंपल सा मेथड है। हम इतना ना करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायगोनल में से लैम्डा को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये किया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करके इसके इक्वल में क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। तो देखो इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया a माइनस लैम्डा आई, इसको हो गया 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, क्या, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा को माना जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा -4 और यहाँ पर प्लस का 1 लैम्डा -4, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा -4 ब्रैकेट वाले को ले लिया और बाहर क्या बचा हमारे पास, बाहर बचा है लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 4 और दूसरा आएगा लैम्डा इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया, एक आ गया लैम्डा का वैल्यू 4 और 1। तो यही लैम्डा का वैल्यू, यानी कि हमारे पास आइगन वैल्यू जो होगा, आइगन वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और -1, यही आइगन वैल्यू हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब आ जाता है आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लैम्डा इक्वल टू 4 की करस्पॉन्डिंग हम पहले आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, हमें चाहिए x। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर क्या था 1 माइनस लैम्डा, तो 1 लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 1 माइनस 4 और ये हो जाएगा 2 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा, यानी कि 2 माइनस 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक। और यहाँ पर क्या कर देंगे, x का वैल्यू रख देंगे। x हमारे पास क्या हो जाएगा, x को हमने बोल दिया x1 x2, ये हमने कंसीडर कर लिया। x हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2, क्योंकि 2 ऑर्डर का है, इसमें कॉलम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर का हम मान लेंगे, 2 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -3 2 3 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 x2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर इसको जब भी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये यहाँ से इसको वैल्यू हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या होगा, रैंक मेथड यानी एक्लन फॉर्म वाला मेथड यूज कर लो तो इजी बन जाएगा। हम यहाँ पर माइनस कर देंगे इन दोनों को, यानी कि हम कर देंगे R2 माइनस यहाँ पर R2 में क्या कर देंगे, R2 में R1 को ऐड कर देंगे। तो ये करेंगे तो आ जाएगा -3 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x1 + 2x2
इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वाला इस टाइप के वैल्यू हमारे पास सॉल्व होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर x2 का वैल्यू, ध्यान से देखो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x2 इज इक्वल टू 3x1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अननोन वैल्यू आएगा। अननोन वैल्यू का मतलब यहाँ पर हमारे पास रैंक कितना है, इसमें 1 है और वेरिएबल कितने हैं 2 है। तो रैंक 1 है, वेरिएबल है 2, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 1 एक इंडिपेंडेंट होगा तो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से पर हम ये मान सकते हैं कि x1 को अगर मैं 2 ले लूं, x1 को अगर हम 2 ले लेते हैं तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक तो आ गया x का वैल्यू, इसके लिए 2 और 3 ये आ गया। तो एक आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोल देंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू -1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही है, लैम्डा की जगह पुट कर देंगे। लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब 1 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड में आ जाएगा हमारे पास 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा, यानी कि ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2 3 ये आ रहा है, और यहाँ से x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, R2 में से R1, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ R2 को चेंज करेंगे तो R2 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, R2 को 3 से डिवाइड करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर R1 से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा 0 0। ये हमने डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2। अब यहाँ पर भी देखो रैंक कितना आया, रैंक आया है 1 और अननोन वेरिएबल कितना है 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम कोई एक वैल्यू को हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू क्या होगा, यदि मैं x2 को 1 पुट करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो x1 क्या आएगा -1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 और ये 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा आइगन वेक्टर। यानी कि हमारे पास लैम्डा इक्वल टू माइनस, यानी कि आइगन वेक्टर किसके, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए, और लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या था आइगन वेक्टर, वो हमने फाइंड किया था, वो था हमारे पास 2 3। तो हमारे पास ये क्या था 2। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आइगन स्पेस। आइगन स्पेस क्या होता है, let lambda be an eigenvalue of a matrix A, then the eigenspace with respect to lambda is denoted by E lambda, is given by E lambda is equal to x, ax equal to lambda x। यानी कि हम ये बोल सकते हैं आइगन स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर के कलेक्शन को, यानी कि उसको सेट को, ठीक है, आइगन वेक्टर के सेट बनाएंगे, उस सेट को हम क्या बोलेंगे,
आइगन स्पेस बोलेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एम से डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो एम ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ द टाइम्स इट्स अपीयर एज रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सपोज मान लो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आया, 2 आया, 2 आया, फिर 3 आया। तो यहाँ पर जितने भी रिपीट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। यानी कि यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया, 2 आया है, 2 टाइम्स आया है 2। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो इसका एम 2 का एम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का एम कितना, 2। यहाँ पर 1 का एम कितना हो जाएगा, 1 का एम कितना होगा, 1 ही होगा क्योंकि एक ही टाइम आया। 3 का एम कितना होगा, 3 का एम हो जाएगा 1 क्योंकि 1 टाइम आया। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि वो रिपीटेशन है, कितने बार आया है उसको हम डिनोट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एम है। ठीक है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है, ऑफ आइगन वैल्यू इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। आइगन स्पेस के डायमेंशन को, सपोज मान लो हमारे पास क्या है, हमने लैम्डा का वैल्यू रख दिया, रखने के बाद यहाँ पर x है, तो x, x1, x2 ये रखने के बाद यहाँ पर सपोज इसका रैंक आया है 1 और इसका नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये 1 क्या होगा, इस 2 के लिए यानी कि इस रैंक 1 के लिए इसका जो आया है 1, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीएम बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जीएम बोल देंगे, यानी कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। यानी कि आइगन वैल्यू क्या होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। देखो लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, 1 2 3, ये हो जाएगा 0 0 0। तो ये जो 1 2 3 ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, यहाँ पर होगा 0। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो ये लोअर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल के एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 आ गया। तो ये डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट हो गए लोअर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर में, डायगोनल के मैट्रिसेस के, वो जस्ट उसके डायगोनल के एलिमेंट को हम आइगन वैल्यू बोल देंगे। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स बेस। यानी कि जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू मान लो L1 L2 आया, किसी 2/2 ऑर्डर का, उसको ऐड कर देंगे और उसके डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो वो इक्वल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट। यानी कि अगर हम इस आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। हमारे पास जितने भी आइगन वैल्यू होंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो नॉन जीरो आएगा। जैसे हमने मान ली ये 1 2 है, ये 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। ये क्या 0 आया, क्या नहीं आया, तो ये नॉन जीरो होता है। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू आएगा वो नॉन जीरो आएगा, यानी कि जीरो नहीं आ सकता। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अब देखो यहाँ पर ये सपोज ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है। तो इसमें देखो एक वैल्यू तो आ जाएगा जीरो आइगन वैल्यू, और दूसरा क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। यानी कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसा हो जाएगा कि जीरो आए। क्यों आएगा जीरो, हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू, दोनों का दोनों वैल्यू अगर हमारे पास जीरो ना आए तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो जीरो आएगा, नहीं आएगा। इसलिए इसमें से जीरो आने के लिए कम से कम एक लैम्डा का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तभी इसने बोला एटलीस्ट कम से कम एक आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, इफ सम ऑफ
elements of each row of a matrix is k, then k is the eigenvalue of that matrix। यानी कि यहाँ पर बोला कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रोज, जितने भी रोज होंगे वो सभी रोज के जो ऐड करेंगे तो के आएगा, तो हम बोलेंगे के क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यूज तो के होगा ही होगा। ऐसे ही कॉलम में अगर सभी कॉलम का ऐड अगर करेंगे, सम करेंगे तो के आए, तो के कम से कम एक आइगन वैल्यू तो होगा उसका। ठीक है, अब द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज काउंटिंग मल्टीपल्स ऑफ n by n मैट्रिक्स इज ऑलवेज n, यानी कि जितने भी आइगन वैल्यू, कितने बार, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज अगर am यानी कि काउंटिंग, मान लो यहाँ पर ये n y ऑर्डर का है, यानी कि 2 by 2 का है, तो एक आया 1, एक आया 2 आइगन वैल्यू, तो इसमें कितने बार आया है आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 3 by 3 होता और यहाँ पर 1 1 3 होता, तो कितने बार है आइगन वैल्यू, 1 2 3, तो 3 हमेशा क्या होगा, उसके ऑर्डर की इक्वल आता है उसका आइगन वैल्यू के नंबर, कितने आइगन वैल्यू है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए डैश आर सेम, अगर हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे ए का और उसका ट्रांसपोज का भी हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो दोनों इक्वल ही आता है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन लैम्डा की पावर के इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए के, यानी कि कोई एक लैम्डा आइगन वैल्यू है ए का, तो ए के का भी क्या हो जाएगा, वो लैम्डा के आएगा। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। ए क्यू का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा क्यू, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड किया, एक आइगन वैल्यू फाइंड किया। अब कोई भी आइगन वैल्यू पूछे, उसके पावर में जितना भी हो मैट्रिक्स के, हम क्या करेंगे, उस आइगन वैल्यूज को पावर करते रहेंगे। Lambda is the eigenvalue of a non-singular matrix A, then 1 upon lambda is an eigenvalues of A inverse, यानी कि A inverse का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा। एक कब होगा, यदि लैम्डा क्या है, A का आइगन वैल्यू है, A का आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो A इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 upon लैम्डा। ऐसे ही A का यदि आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो एडजॉइंट A का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए अपॉन में लैम्डा कर देते हैं, डिटरमिनेंट ए और अपॉन में लैम्डा कर देंगे। तो इसमें ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज के, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 1 4 1, then find the eigenvalues of a square, a cube, a inverse, a dash and adjoint a। तो हम पहले क्या काम क्या करते हैं, एक ए का डिटरमिनेंट फाइंड करके रख देते हैं, 1 - 4 - 3। अब हमारे पास क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई करके हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये चीज कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 1 4 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -4। अब इसको किस मेथड से कैसे इजीली सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इतना कर सकता हूं। तो यहां पर एक फॉर्मूला जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इससे ओपन करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा और माइनस का 2, ये आ गया a माइनस बी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यानी कि 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -1। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब यहाँ पर a का तो क्या है, आइगन वैल्यू हमारे पास आ गया -1 3। a का जो आइगन वैल्यू है वो कितना आ गया, -1 और 3 आ गया। ठीक है, a का तो हमने फाइंड कर दिया।
ए स्क्वायर का क्या होगा, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ए का आइगन वैल्यू था उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है सिंपली। तो देखो लैम्डा 1 का स्क्वायर और लैम्डा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 1 हमारे पास -1 आया है, तो -1 का स्क्वायर, और दूसरे का है 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 4, ये आ गया ए स्क्वायर का। ऐसे ही ए क्यू का करेंगे तो -1 का क्यू और 2 का क्यू, तो 2 हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएगा -1 8। ऐसे ही ए 4 का करेंगे 4 कर देंगे। अब आ जाता है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या करेंगे तो हमें पता है 1 अपॉन में हो जाता है, तो 1 अपॉन -1 और 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 और 1 अपॉन 2, ए इनवर्स का आ जाएगा, ठीक है। और किसका फाइंड करना है, ए डैश। हमने भी प्रॉपर्टीज में किया था कि ए डैश का जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम होता है किसके, ए के इक्वल, ठीक है। ए के इक्वल सेम हो जाता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश का आइगन वैल्यू यानी कि ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डैश के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ए का जो आइगन वैल्यू है वो कितना है, -1 और 2, तो यही ए डैश का हो जाएगा। दूसरा है एडजॉइंट ए का, तो इसमें क्या था, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और यहाँ पर लैम्डा ये फॉर्मूला होता है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था -3, तो आ जाएगा -3 अपॉन लैम्डा 1 -1 कर देंगे। दूसरे के लिए -3 अपॉन 2, ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसका वैल्यू आ जाएगा -3/2। तो हम ऐसे क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है। एक प्रॉपर्टी है वही वाला कि अगर मान लो ऐसा आ जाए 1 1 1 और यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, सपोज ये है। अब देखो इस इच रो को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 3, इसको भी ऐड करते हैं 3, इसको भी ऐड करते हैं 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आएगा।